वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। इस सीरीज में हम 60 सेशन तक जाएंगे, जिसका ये फोर्थ सेशन है। इससे पहले हम 3 सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। हम हर सेशन में 30 क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी पावरफुल इंसाइट्स, इंफोग्राफिक्स, बुक्स, मेरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी। So let's get started with the first one. The maximum amount that a customer is willing to pay for a good is called real price, reservation price, marginal price या absolute price। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन प्राइस। यानी कोई कस्टमर है, वो किसी गुड्स के लिए जो मैक्सिमम प्राइस देने के लिए तैयार होता है, उस प्राइस को क्या कहते हैं? हम रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं। देखो, एक थ्योरी आई थी विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल है। देखो, जब कोई गुड्स होता है तो उसके दो साइड होते हैं। एक होता है डिमांड साइड, जिसमें जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है, और एक होता है सप्लाई साइड, जिसमें प्रोड्यूसर होता है या सप्लायर होता है। तो जब डिमांड साइड की हम बात करेंगे तो वहाँ WTP यानी कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? विलिंगनेस टू पे। और जो सप्लाई साइड में वहाँ लागू होगा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, WTA का प्रिंसिपल लागू होगा। यानी विलिंगनेस टू पे क्या कहता है? विलिंगनेस टू पे इज मैक्सिमम अमाउंट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इसको हम क्या कह सकते हैं? विलिंग टू सेक्रीफाइस टू बाई अ प्रोडक्ट। यानी एक कस्टमर है, वो इस गुड के लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, उसे हम कहेंगे रिजर्वेशन प्राइस। जब सप्लाई साइड की हम बात करें, यानी WTA की बात करें, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट की, तो वो पॉसिबल प्राइस होती है, द पॉसिबल प्राइस द सेलर कैन अफोर्ड। यानी वो पॉसिबल प्राइस जिस पर सेलर राजी हो कि हाँ, इतने पर अगर हम इसको बेचेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो विलिंगनेस टू पे होता है वो किससे प्रभावित होता है, किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। जैसे देखो, पहला कौन सा फैक्टर है? मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे प्रभावित होगा। कंज्यूमर के प्रेफरेंस कैसा है, उससे प्रभावित होगा। ठीक, इकोनॉमी की क्या स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कह लो उसको, यानी इकोनॉमी बढ़ रही है कि घट रही है कि स्थिर है, स्टैग्नेंट अवस्था में, वो भी प्रभावित करेगा। फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, उसके लिए भी वो भी प्रभावित करेंगे विलिंगनेस टू पे को। या ऐसी सर्कमस्टेंशियल नीड आ गई जिसमें आपको ज़्यादा पेमेंट करने की आवश्यकता हो तो आप पेमेंट कर देंगे। या द रियरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट रियर है तो आप उसके लिए ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार होंगे। ठीक, और यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप हो सकता है क्वालिटी देखकर उससे ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यानी विलिंगनेस टू पे के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। The EEC countries decided to limit the fluctuation in their currencies relative to each other to a smaller band in 1973 is called, options are clean fluid, the snake in the tunnel, dirty fluid या adjustable peg system। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्नैक इन द टनल। यानी देखो, EEC मतलब क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने 1973 में स्नैक इन द टनल का कॉन्सेप्ट अपनाया था। एक्चुअली 1971 में क्या हुआ था? देखो, 1971 में 2-3 चीज़ें हुई थी बड़ी बड़ी, जिसके कारण जर्मनी और इन सभी लोगों को मिलकर ये सब काम करना पड़ा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव इसमें सबसे पहले कौन था? जर्मनी के एक फिनेंस मिनिस्टर थे, फिनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर थे, कार्ल सिल्चर। ये ज़्यादा एक्टिव थे। एक्चुअली 1970 में क्या हुआ? 1970 में आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, वो खत्म हो गया, वो कोलैप्स कर गया 1971 में। क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि उसे निक्सन शॉक कहते हैं, निक्सन शॉक, ड्यू टू निक्सन शॉक। ठीक है, निक्सन शॉक के कारण जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया 1971 में। साथ में ही जो फ्रेंच की करेंसी थी वो डिवैल्यूएट हो रही थी, जबकि जो डी मार्क थी वो रिवैल्यूएट हो रही थी। इन सब के कारण 1971 में जर्मनी के जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर थे कार्ल सिल्चर, उन्होंने एक एग्रीमेंट के लिए सुझाव दिया, प्रस्ताव रखा, और वो एग्रीमेंट था स्मिथसोनियन एग्रीमेंट। स्मिथसोनियन याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिथसोनियन 1971 में, दिसंबर 1971 में हुआ था ये। और इस एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया गया, यानी जो एक्सचेंज रेट को एक लिमिट बांध दी गई कि ये जो है वो सेंट्रल रेट से +2.25% बढ़ सकती है और -2.25% घट सकती है। ठीक है, उसके बाद 1972 जो कि 73 में अपनाया था ना, तो 1972 10 अप्रैल 1972 को क्या हुआ? एक और एग्रीमेंट हुआ, उसको कहते हैं बासेल एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट आपको रटे होने चाहिए, अगर
अगर जहाँ स्नैक इन द टनल की बात आए, आपको इन दोनों एग्रीमेंट को कोट करना ही करना है, ठीक है। बासेल एग्रीमेंट, हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे पूछ भी ले, 1972 में हुआ था। इसने क्या किया, जो करेंसी स्नैक का निर्माण किया, ठीक है, करेंसी स्नैक का, यानी ये टनल बना और उसमें करेंसी स्नैक का निर्माण कर दिया, यानी जो करेंसी होगी वो भी +-2.25% के उसे ऊपर नीचे बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। यानी ओवरऑल इसका आंसर द स्नैक इन द टनल होगा। एक चीज यहाँ पर देख लो, मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया है। द स्नैक इन द, देखो यहाँ ये टनल हुआ और यहाँ पे जो सेंट्रल रेट होगा, जो सेंट्रल, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, वो सेंट्रल रेट है, +2.25% ऊपर बढ़ सकता है और -2.25% नीचे बढ़ सकता है। यानी ओवरऑल जो इसकी टोटल लिमिट है वो 4.50% की तय कर दी गई, ठीक है। वैसे ये 1979 में ये सांप भी मर गया था और ये टनल भी टूट गया था, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस बताऊंगा मैं। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, जर्मनी की भी अगर बात आई थी यहाँ पे, जर्मनी की जो करेंसी है वो 2002 से पहले डी मार्क थी। क्या थी? डी मार्क, या इसको शॉर्ट फॉर्म में DEM कहते हैं, ठीक है, DEM कहते हैं, या इसको कहते हैं ड्यूट्स मार्क, DEUTSCHEMRK, ठीक है, ड्यूट्स मार्क, याद रखना इसको। ये एक्चुअली 1948 में लाई गई थी, 2002 तक चली और 2002 के बाद जर्मनी ने यूरो को अपनी मुद्रा बना ली, अपनी करेंसी मान ली, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ऑफ ऑन मॉनेटरी पॉलिसी? कर्टेलमेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन एंकर एट 4%, बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन को इन्होंने कहा था कि 4% पर रखना चाहिए और ये +-2% हो सकती है, यानी जब ये +2% हो जाए तो भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर -2% हो जाए तो भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी इसकी अपर लिमिट 6 तय कर दी गई और लोअर लिमिट 2 तय कर दी गई। अगर ये 6 से ऊपर भागता है तो हम मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर का यूज़ करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये 2 से नीचे चला जाता है तो भी हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बना रहेगा तो जो एंटरप्रेन्योर है उनका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा प्रोडक्शन करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये भी सही है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बिल्कुल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को एडिक्वेट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराइए। पेगिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने इंडियन करेंसी को पैक करने के लिए कुछ नहीं बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट को और उनके रिकमेंडेशंस को। एक्चुअली उर्जित पटेल जो है वो 2014 में डेप्यूटी गवर्नर थे, जब वो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उनके हेड बनाए गए वो, उसके बाद वो जो है गवर्नर भी बनाए गए। बाद में उन्होंने जालान कमेटी और गवर्नमेंट के कारण जो है इस्तीफा भी दिया, पर्सनल रीज़न बताकर उसे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने देखो, एक सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या क्या था? न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कहा था कि आप न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लाइए। एक्चुअली लाया भी गया और उसमें काफ़ी चीज़ों को वेटेज भी दिया गया। अब मैं बताऊंगा जब न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो करंट फ्रेमवर्क कैसा है इस समय, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या एम है उसका, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी लाना और बहुत सारी कुछ। RBI एक्ट 1934 में जो अमेंडमेंट किया गया था मई 2016 में, वो सब है। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के बारे में भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पीरियड ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर 2012 to 2017, 2013 to 18, 2014 to 19 या 2015 to 2020। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2015 to 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एजर्शंस है और रीजन का क्वेश्चन है। मॉनेटरिस्ट डिसएग्रीड विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस। जो मॉनेटरिस्ट यानी मिल्टन फ्रीडमैन एक्चुअली ज़्यादा डिसएग्री कर रहे थे फिलिप्स कर्व से, ठीक है। वो फिलिप्स कर्व से डिसएग्री कर रहे थे, बिल्कुल सही है भाई। There are no unique correspondence of the percentage inflation rate with percentage unemployment rate, बिल्कुल सही। एक्चुअली मॉनेटरिस्ट कहते थे कि जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल शेप का होता है, जबकि फिलिप्स कह रहे थे वो कह रहे थे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो मॉनेटरिस्ट यही कह रहे थे कि जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों सही है, यानी एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
द ऑप्टिमम टैरिफ रेट फॉर अ टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी देखो कोई भी कंट्री जो टैरिफ इम्पोज करती है वो ऑप्टिमम टैरिफ लगाने की सोचेगी, और ऑप्टिमम टैरिफ रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा है? T इज इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई, टी इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस वन, या टी इज इक्वल टू वन अपॉन ई, या टी इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस वन, यानी टी इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस वन। और ये फॉर्मूला किसने दिया था? प्रोफेसर किंडलबर्गर ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? प्रोफेसर किंडलबर्गर ने दिया था। यहाँ पे ई क्या है? जो ई है वो इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व ऑफ द अदर कंट्री है। क्या है ई? इलास्टिसिटी ऑफ द ऑफर कर्व ऑफ द अदर कंट्री। और इलास्टिसिटी ऑफ द ऑफर कर्व कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व, अरे ऑफर कर्व वही जो जेएस मिल वाला, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन एक्सपोर्ट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इम्पोर्ट माइनस वन, उससे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। According to monetary approach of balance of payments, the demand for money is a stable function of, options are income, prices and rate of interest, income and prices, prices and rate of interest, income, prices and foreign exchange reserves। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, सही आंसर बताने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो बीओपी डेफिसिट को सुधारने के लिए 3 अप्रोच आते हैं। पहला अप्रोच आता है एब्जॉर्प्शन अप्रोच, जिसको सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था। दूसरा अप्रोच आता है इलास्टिसिटी अप्रोच, या इसको मार्शल लर्नर अप्रोच कहते हैं। और तीसरा अप्रोच आता है मॉनेटरी अप्रोच, इसको दिया था 1976 में L.A. फ्रैंकल और H.G. जॉनसन ने दिया था। ठीक है, L.A. फ्रैंकल और H.G. जॉनसन ने दिया था। ये मॉनेटरी अप्रोच क्या कहता है? मॉनेटरी अप्रोच कहता है कि जो बीओपी डेफिसिट है वो टोटली मॉनेटरी अप्रोच है, वो टोटली मॉनेटरी फिनोमिना है, और उसको हम मॉनेटरी मेजर के थ्रू ही सुधार सकते हैं। और इसलिए इसमें ये कहता है कि मनी डिमांड इज अ स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम, प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। और जो मनी सप्लाई है इट इज अ मल्टीपल ऑफ मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस क्या होता है? डोमेस्टिक डिमांड ऑफ करेंसी प्लस रिजर्व्स यानी एक्सचेंज रिजर्व्स, इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनकम, प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो डिमांड फॉर मनी है इज अ स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम, प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वाई, पी एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Shadow price refers to, options are change in the value of constraint per unit, change in the objective function. Option B, change in the value of objective function per unit, change in the any one of the constraints. Option C, the change in the value of the primal solution per unit, change in the dual solution. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो भूल से भी इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही मत कर दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर यूनिट, चेंज इन एनी वन ऑफ द कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और कंस्ट्रेंट क्या है, ये सब मैंने आगे इसमें पिन कर दिया, आप इसको ध्यान से पॉज कर वीडियो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जिसको हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअली एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन होता है जब बहुत सारे अल्टरनेटिव दिए होते हैं, उसमें हमको सबसे बेस्ट चुनना होता है, उसे हम मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसमें फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इज आइदर अ कॉस्ट फंक्शन और एनर्जी फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, और अ रिवार्ड फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज, यानी जब यूटिलिटी फंक्शन उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो कॉस्ट फंक्शन होगा या एनर्जी फंक्शन होगा उसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे हो सकते हैं, वो चाहे कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, चाहे एनर्जी फंक्शन हो सकता है, चाहे यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, रिवार्ड फंक्शन हो सकता है। अगर यूटिलिटी फंक्शन है तो उसको हम मैक्सिमाइज करने को ट्राई करेंगे, और अगर वो कॉस्ट फंक्शन है तो उसको हम मिनिमाइज करने की ट्राई करेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है, हार्ड कंस्ट्रेंट होते हैं, सॉफ्ट कंस्ट्रेंट, इसको आप पॉज करके वीडियो पढ़िए ध्यान से। ठीक है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्चुअली जो शैडो प्राइस है, द शैडो प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ लैग्रेंज मल्टीप्लायर एट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसलिए मैंने यहाँ पर लैग्रेंज मल्टीप्लायर को पिन कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर गिवन बाय 0.45 एंड -0.8, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, रिग्रेशन में 2 लाइन होती हैं, इसलिए यहाँ 2 कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दे रखे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को BXY से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.45 है। अब यहाँ फिलहाल BXY नहीं दिया रखा है, तो आप B1 मान सकते हो इसको। ठीक है, B1 भी कह सकते हो, लेकिन मैं BXY इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर 2 इक्वेशन होते हैं, एक होता है X ऑन Y और एक होता है एक होता है Y ऑन X। ठीक है, जिसको हम YX कहते हैं। ये होता है 0 -0.8 है दिया हुआ है।
हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट B1 इंटू B2। अब यहाँ B1 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने एक्स केवल समझाने के लिए लिखा था। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0.45 इंटू माइनस 0.8। और ये हो जाएगा, जब यहाँ अंदर माइनस में और ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस ओवरऑल कर देगा, तो R इज इक्वल टू माइनस 0.6 आ जाएगा इसका आंसर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ध्यान रखना है यहाँ पर डज नॉट नहीं लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तो एक ऐसा इंडेक्स नंबर जो कि 2 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वो है फिशर का इंडेक्स नंबर। बाकी जो लास्पियर है, पास्चेज का है, मार्शल एडवर्ड का है या बाउले का है, इन लोगों का जो है ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी वीडियो में इन सबको छोटा छोटा डिटेल में बता रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिशर्स इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जीरो बेस बजटिंग वॉज एडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। देखो जीरो बेस बजटिंग को शॉर्ट फॉर्म में JBB कहते हैं, ZBB। ठीक है, ZBB को इंडिया में 1987 टू 88 में अप्लाई किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में, 7th 5 ईयर प्लान में। लेकिन उससे पहले से 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में यूज किया जा चुका था। एक्चुअली 1924 में, अब इतने सारे डेट में बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होगा, 1924 में इसको ब्रिटिश बजट अथॉरिटी में एडवर्ड हिल्टन यंग ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। बाद में ये 1970 के आसपास जब इसको यूएसए में यूज किया गया तब ये खूब पॉपुलर हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में यूएसए में यूज किया गया था। उसके बाद जब रोनाल्ड रीगन वहां के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसको हटा दिया। ठीक, वैसे फीचर क्या है जीरो बेस बजटिंग, आप समझ रहे होंगे। जीरो बेस बजटिंग में जब हम कोई प्लान या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी कुछ भी हो उसको सब जीरो मान लेते हैं, यानी हम बिल्कुल बॉटम से शुरू करते हैं, और इसीलिए इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच यानी बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे, लोवेस्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, और हाई प्रेफर्ड प्रोजेक्ट को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1987 टू 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस। जब फंक्शनल फाइनेंस के बाद जहां भी आए वहां पर अबापी लर्नर यानी AP लर्नर की बात सही हो जाती है। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को खुद को भी फाइनेंस करना चाहिए ताकि वो जो अपने एक्सप्लिसिट गोल्स हैं लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट को पाना है, उसे इन्फ्लेशन रेट को कम रखना है, उसे हाई ग्रोथ रेट को अचीव करना है, इसलिए उसको खुद को भी फाइनेंस करना चाहिए। और इसलिए फंक्शनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट अबापी लर्नर ने दिया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कौन सा निम्नलिखित में से फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है? ऑप्शंस आर डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी। तो इसका आंसर आप सभी बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है, ना कि वो फिजिकल पॉलिसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शंस आर प्राइस राइज, प्राइस फॉल, प्राइस कंट्रोल, नन ऑफ द अबव। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी क्या, जब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाता है तो आरबीआई से कहते हैं पैसा दो। आरबीआई क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। वो करेंसी को छाप लेती है, करेंसी को प्रिंट कर लेती है, और जब करेंसी प्रिंट करेगी तो इकोनॉमी में क्या होगा? एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी। जब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी तो लोगों के हाथों में पैसा पहुंचेगा। लोगों के हाथों में जब पैसा पहुंचेगा तो वो उसे खर्च करेंगे, और जब उसे खर्च करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो बढ़ नहीं पाई उस तेजी से, इसलिए जो इन्फ्लेशन होगा बढ़ जाएगा, यानी प्राइस राइज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ सिचुएशन व्हेन द पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब्स but they do not get these jobs according to their capabilities, efficiency and qualification. It is called, यानी जब आदमी जो है वो काम कर रहा होता है ऐसी सिचुएशन में कि वो इंगेज है, बिजी है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वो जॉब नहीं करे, नहीं वो अपनी इफिशियंसी का, अपनी क्वालिफिकेशन का, अपनी कैपेबिलिटीज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो बिजी तो है तो इसलिए अनएम्प्लॉयड तो नहीं कहेंगे, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। देखो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है इसको एच डाल्टन ने दिया था, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो सोसाइटी की यूटिलिटी बढ़ती है, और जब पब्लिक रेवेन्यू करती है यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब टैक्सेस इंपोज करती है तो डिसयूटिलिटी बढ़ती है। इसलिए रेवेन्यू और टैक्सेस में इन्होंने बताया कि जो MSB यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होना चाहिए मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की, यानी एक एडिशनल यूनिट जो एक्सपेंड करेंगे जिससे वो बेनिफिट होगा। मार्जिनल का मतलब एडिशनल ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। बाद में इसमें मस्ग्रेव ने एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं बना पाया इस पर। तो देखो ये डायग्राम दिया था, बहुत सही नहीं बनेगा लेकिन आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे इन्होंने लिया था MSB यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और यहाँ पर लिया था MSS यानी मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। ठीक, इसको लिया था इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इसको यहाँ लिया था टैक्सेस इम्पोज्ड, ठीक है, जो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। और इन दोनों के डिफरेंस को ऐसे खींचा था और कहा था कि ये जो बीच का पार्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मार्जिनल नेट बेनिफिट है, ठीक है, मार्जिनल नेट बेनिफिट जीरो होगा। देखो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, नेट बेनिफिट जीरो, मतलब इसका मतलब नहीं कि जीरो हो गया, जीरो का मतलब मैक्सिमम लेवल पर हो रहा है, उससे ज्यादा करेंगे तो घटने लगेगा, या उससे कम करेंगे तो भी नहीं, ठीक है। यानी जीरो मतलब मैक्सिमम लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, बेनिफिट सोसाइटी को दे रहे हैं और टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद जाते हैं तो क्या होता है, इसके बाद हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, टैक्सेस ज्यादा हो जाता है, यानी सोसाइटी में क्या होगा, असंतोष क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि वहां पे हम पैसा उनसे ज़्यादा ले रहे हैं बल्कि उनको डिसयूटिलिटी उनकी बढ़ती जा रही है जबकि यूटिलिटी उनको नहीं हो पा रही। और इधर उल्टा हो जा रहा है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं आएगा और वो लगातार सोसाइटी में एक्सपेंडिचर करती जाएगी तो भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहाँ पे ये जो, और इस यहाँ पे ध्यान रख लो कि ये इस एक्सिस पर अमाउंट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को लिया गया है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड किया गया और पब्लिक रेवेन्यू को भी इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस बिटवीन द GNP एंड द GDP इज बिकॉज ऑफ। देखो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्यों होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आर ग्रॉस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के कारण, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कारण, या बोथ ए एंड बी। तो आप समझ रहे होंगे कि जो NFIA होता है यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके कारण डिफरेंस होता है जीएनपी और जीडीपी में। देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइजेज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसे कहते हैं जीडीपी। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी जब कहेंगे तब जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सिंपल है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी यहां से जो उधर जा रहा है और उधर से जो यहां आ रहा है उसका डिफरेंस जो होगा, क्योंकि नेट लगा है ना, आगे ये नेट लगा ना, डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो जीएनपी जो होता है वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, इसीलिए जो जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस होता है। और ये भी पूछा जाता है कि जीएनपी बड़ा होता है कि जीडीपी बड़ा होता है, तो आप जीएनपी लगाइएगा अगर ओपन इकोनॉमी है तो जीएनपी होगा, और जीएनपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जुड़ेगा, इसलिए जीएनपी अगर पॉजिटिव है तो सही है, अगर निगेटिव है तो घट जाएगा। तो जीएनपी में जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ता है, इसलिए जीएनपी बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक आता है मार्केट प्राइस और एक आता है फैक्टर प्राइस। तो चलो मैं उसे आप नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, किसी जब और टॉपिक आता है तब। तो अभी यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, या नन ऑफ द अबव। जो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका आंसर पता रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इन जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। देखो इंडिया में जीएसटी के 5 टैक्स रेट हैं। पहला है 0% जीएसटी जिसको नील जीएसटी कहते हैं, नील जीएसटी। दूसरा है 5%, थर्ड है 12%, फोर्थ है 18%, और सबसे लास्ट और मैक्सिमम 28% की है।
ठीक है, तो यहाँ आंसर डी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। एजर्सन क्या दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। देखो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस का डिस्कशन हम इससे पहले कर चुके हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओवर टाइम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में बढ़ता है, जर्क वे में बढ़ता है। रीजन क्या दे रखे हैं, दिस हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। बिल्कुल ये भी सही है, अगर आपने पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस सही से पढ़ी तो उसमें आपने इन तीनों इफेक्ट को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इन तीनों इफेक्ट पर बेस्ड है इनका हाइपोथेसिस। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द स्टडीज ऑफ पोवर्टी वर मेड बाई, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पोवर्टी का स्टडी किसने किसने किया, दांडेकर एंड रथ। बिल्कुल दांडेकर एंड रथ ने, वीएम दांडेकर और एन रथ 1971 में इन्होंने किया था स्टडी इस पर, और इन्हीं के बाद से एक्चुअली इन्होंने एक सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी की थी, क्योंकि 1962 में प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने किया था, और उसके बाद 1971 में दांडेकर एंड रथ ने किया, और इन्होंने सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक असेसमेंट किया पोवर्टी का। ठीक है, और पोवर्टी लाइन को इन्होंने कहा कि जो इनकम बेस्ड है उसको एक्सपेंडिचर बेस्ड करिए आप। ठीक है, दांडेकर एंड रथ ने कहा। पीके वर्धन ने भी स्टडी किया है इसके बारे में, बीएस मिन्हास ने भी किया, लेकिन आईजे आहलूवालिया ने नहीं किया। देखो आईजे आहलूवालिया है यहाँ पे नाम, अगर यहीं पर नाम एमएस आहलूवालिया होता, एमएस आहलूवालिया कौन है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, तो इन्होंने किया है। लेकिन जो आईजे आहलूवालिया, शायद ये इनकी डेथ अभी सितंबर में हुई, सितंबर 2020 में, और ये मोंटेक सिंह आहलूवालिया की कुछ रिलेशन में लगती हैं। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं कि किस रिलेशन, शायद वाइफ है मे बी आईजे आहलूवालिया। तो यहाँ आईजे आहलूवालिया एक्चुअली ये भी थी इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिस्ट थी, लेकिन इन्होंने पोवर्टी पर कोई स्टडी नहीं की, लेकिन मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने की है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन जो है नहीं होगा। बाकी दांडेकर एंड रथ, पीके वर्धन, बीएस मिन्हास, मोंटेक सिंह आहलूवालिया या पीडी ओझा का अगर यहाँ नाम होता तो आप पीडी ओझा को रखते। आप यहाँ पर अगर ए विद्यानाथन का नाम होता तो आप उनको नाम यहाँ पर रखते। ठीक है, बाकी एम एस आहलूवालिया को मैंने बताया है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन। ऑप्टिमल टैक्सेशन की थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था या कौन इससे रिलेटेड है, तो वो है जॉर्ज एन मैनक्यू। जॉर्ज मैनक्यू जो है वो ऑप्टिमल टैक्सेशन से रिलेटेड है। इससे पहले जो रैमसे ने 1927 में, रैमसे नामक जो एक रैमसे ने इससे पहले दिया था ऑप्टिमल टैक्सेशन, और उसके बाद मिरलेस ने दिया था इसमें थ्योरी थोड़ी सी, MIRRLES, मिरलेस ने 1971 में दिया था, और उसके बाद जॉर्ज मैनक्यू ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। जॉर्ज मैनक्यू की मेरे पास बुक भी है, मैं टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप उसे देख लेना वहाँ पे। ठीक है, माइक्रो या मैक्रो कोई है इनकी, मैक्रो की है जॉर्ज मैनक्यू की मेरे पास। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, चैनल पर आप वहीं से पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, टू रीच एन economical efficient output level, the size of an excise tax imposed on a firm generating negative externality should be the firm's marginal cost, the social marginal cost, the difference between the social marginal cost and the firm's marginal cost। सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट। टू रीच एन इकोनॉमिक इफिशिएंट आउटपुट लेवल, द साइज ऑफ एन एक्साइज टैक्स इम्पोज ऑन द फर्म्स जनरेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज शुड बी। देखो जो फर्म है वो निगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो फर्म के ऊपर हम कैसे एक्साइज टैक्स लगाएं, यानी उत्पाद शुल्क लगाएं। तो द डिफरेंस बिटवीन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो फर्म्स होती हैं एक्चुअली वो क्या करती हैं, जब प्रोडक्शन करती हैं और इफिशिएंट आउटपुट लेवल पर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज जनरेट कर रही हैं, जिससे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, एक्साइज टैक्स इम्पोज्ड ऑन फर्म, उन फर्म पर लगाना है। तो उसे कैसे लगाएंगे, तो वो होगा द डिफरेंस बिटवीन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म्स एंड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द कन्वर्जेंस एग्जिबिटेड बाय द सॉलो ग्रोथ मॉडल। सिंपल सा है, सॉलो का लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल था। ऑप्शंस आर स्टैटिक कैपिटल लेबर रेशियो,
डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, नेचुरल टेक्निकल प्रोग्रेस या कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वाज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस लेबर। कौन है जो सरप्लस लेबर के बारे में बात नहीं करते? डब्ल्यू ए ल्यूस बिल्कुल नहीं, डब्ल्यू ए ल्यूस तो बात करते ही करते हैं। फाई एंड रेडिस का मॉडल भी सरप्लस लेबर के बारे में बात करता है। नक्शे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में भी बात करते हैं। जे.एस. मिल बिल्कुल बात नहीं करते हैं सरप्लस लेबर की। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन फंक्शन ए प्लस बी वाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो हो जाएगा आपका ये यहाँ पे थर्ड का फोर्थ, सी प्लस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग, और एंड सेविंग फंक्शन इज द माइनस ए प्लस बी वाई, ठीक है। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई और कंजम्पशन फंक्शन ए प्लस बी वाई। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी इसको किसने लिखा है? थॉमस पिकेटी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ए.के. सेन या जगदीश भगवती। तो इसको लिखा है थॉमस पिकेटी ने, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन द सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल, देखो हाई पावर्ड मनी क्या है? इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। करेंसी इन द सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, यही सही हो जाएगा आंसर इसका। करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, बिल्कुल नहीं। फिक्स डिपॉजिट माइनस डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल नहीं। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। कौन सा है जो पब्लिक रेवेन्यू का रेगुलर सोर्स नहीं होता है? कॉमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, टैक्सेशन या गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। कॉमर्शियल रेवेन्यू होता ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू भी होता है, टैक्सेशन भी होता है, लेकिन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जब मिलते हैं तभी मिलते हैं। रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कंसीडर्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। देखो कीन्स ने जब अपनी थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी, उसके बाद टोबिन और बाउमोल की थ्योरी आई थी, इन्वेंटरी अप्रोच दिया था। तो यहाँ डब्ल्यू.जे. बाउमोल ने दिया था दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट दैट कंसीडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। डब्ल्यू.जे. बाउमोल यहाँ सही आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल।